Now today we will going to start the chapter reflection of light once again. We are just repeating it here. So now we are discuss the most important topic about the reflection of light. What is reflection? First of all, we have to know what is reflection. Reflection is what? If light bounce, so means reflection, the bouncing back of light. The bouncing back of light when it strikes a medium, when it strikes a surface, not medium, strikes a surface is called रिफ्लेक्शन. इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं बच्चे. अब जैसे समझ लीजिए कि ये कोई सरफेस है हमारा. क्या है? सरफेस है. कोई लाइट रे आया, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया. अब यहाँ से क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है. अब लाइट रे जब रिफ्लेक्ट किया तो ये जो लाइट है रे है और ये लाइट रे है, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे. और इसको कहेंगे इंसिडेंट रे. ठीक है. और इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल. अब यहां से यहां तक जो एंगल बना और यहां से यहां, इसको एंगल आई और एंगल आर कहते हैं. ठीक है. ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसमें समझ लेंगे इंसिडेंट रे क्या होगा. वो रे ऑफ लाइट जो किसी सोर्स से आएगा और किसी सरफेस पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा. ठीक है. और स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, जिसको एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं. ठीक है. तो एंगल बाइसेक्टर, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? इट इज अ सरफेस ऑन विच लाइट स्ट्राइक्स. इट इज अ सरफेस ऑन विच लाइट स्ट्राइक. ये सरफेस है जिसपे लाइट स्ट्राइक करता है. अब सरफेस का नेचर क्या हो सकता है? आइदर स्मूथ होगा या फिर रफ होगा. ठीक है. तो सरफेस के क्राइटेरिया के हिसाब से रिफ्लेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रेगुलर और एक इरेगुलर या डिफ्यूज्ड. इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड कहते हैं. तो जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होगा, ठीक है, द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. और जो रिफ्लेक्शन आपको रफ सरफेस से होगा वो क्या कहलाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब बात करते हैं बच्चे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. किसकी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला इसमें कंडीशन कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट एंड ऑन सेम प्लेन. एंड ऑन सेम प्लेन. और सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो अभी हम लोग इमेज ड्रॉ कर रहे थे उसी समय कहें कि जो नॉर्मल है वो क्या है? इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है. क्या है? एंगल बाइसेक्टर है. तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि बोथ द एंगल्स आर इक्वल इन नेचर. बोथ द एंगल्स आर इक्वल इन नेचर. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. ठीक है. अब हम लोग इसमें देखेंगे इमेज कैसा फॉर्म होगा। रिफ्लेक्शन समझ गया। अब इमेज की बात करते हो तो इमेज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के।
रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन होगा? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है, मतलब स्क्रीन पे दिखेगा, वो क्या कहलाएगा? रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कौन होता है? स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं बच्चे, जो अपने घर में सब लोग देखते हैं, तो हम अगर प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे खड़े हैं उतनी ही दूरी पे हमको लगता है मेरा इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। जबकि मिरर तो क्या होता है? एक प्लेन सरफेस है, उसके पीछे तो कहीं जगह है नहीं, लेकिन उसमें कैसा होता है? फील होता है कि हमारा इमेज उतनी ही दूरी पे फॉर्म हुआ है। इस तरह के इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, ठीक है। लेकिन जब कॉन्केव मिरर में आप देखिएगा एक सर्टेन डिस्टेंस से, तो आप जितना भी पीछे जाइएगा इमेज कहाँ फॉर्म होगा? उसके सरफेस पे ही, उसके सरफेस पे ही फॉर्म होगा। उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, उस कंडीशन में क्या है? जब उसके फोकल लेंथ से पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए, फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? वो बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। समझे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? रिफ्लेक्शन समझ गए, इमेज समझ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्लेन मिरर की ओर। अब मिरर को अगर क्लासीफाई किया जाए तो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। कितने पार्ट्स में? मिरर को हम क्लासीफाई करेंगे तो 2 पार्ट्स है। एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को अगर बच्चे हम कट करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा कॉन्केव और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर किसको कहेंगे? अ मिरर हैविंग प्लेन सरफेस, अ मिरर हैविंग प्लेन सरफेस, ठीक है। अब प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होता है बच्चे, प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर ऑफ इमेज हमेशा क्या होगा? वर्चुअल हो जाएगा। कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और क्या होगा? लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा कभी देखे है कि प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, आपका पैर ऊपर दिख रहा हो, सर नीचे, लेकिन कॉन्केव के सामने खड़े होइएगा तो ऐसा ही होगा, कॉन्केव के सामने, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज जितना रहेगा उतना ही इमेज का साइज रहेगा। मिरर से जितने दूर आप खड़े रहिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब मिरर से जितने दूर आप खड़े हैं उतना ही दूर आपको आपका इमेज भी दिखेगा। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड एक प्रॉपर्टी है जिसमें कहा जाता है कि राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा? हमारा राइट पार्ट जो है वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट में दिखेगा। समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चे अब प्लेन मिरर को, 2 प्लेन मिरर को किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर दें आमने सामने। मतलब मान लीजिए कि अगर एक प्लेन मिरर को हमने ये रख दिया यहाँ पे, एक प्लेन मिरर को यहाँ रख दिया, इस दोनों के बीच में हमने किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इमेज क्या फॉर्म होगा? तो नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, नंबर ऑफ इमेज वो होता है 360 डिग्री बाई थीटा, 360 डिग्री बाई थीटा -1। समझे? अब 2 प्लेन मिरर अगर 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, देखिए 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है, तो जब इस कंडीशन में जो हमारा नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो कितना बनेगा? 3। कितना? 3 इमेज। 360 बाई 90 मीन्स 4, 4 - 1 तो
अगर 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो तो 7 इमेजेस फॉर्म होंगे। कितने? ठीक है। 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो तो बच्चे दो मिरर के बीच में जो भी एंगल, जिस एंगल पे वो इंक्लाइंड रहेगा उसके हिसाब से हमारा इमेज फॉर्म होगा। मान लो कि 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है तो 360 डिग्री बाई 30 माइनस 1, 30 से ये 12 टाइम्स में कटेगा तो 11 इमेजेस फॉर्म होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस किस पे डिपेंड करेंगे? प्लेन मिरर के एंगल इंक्लाइनेशन पे। किस पे? समझ में आया ये चीज? ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर इमेज नहीं फॉर्म होगा। इमेज उसमें भी फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम इमेज फॉर्म ही नहीं होगा, समझे? लेकिन एक दूसरे पे इमेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा चलते हैं स्फेरिकल मिरर की ओर। स्फेरिकल मिरर में आप क्या कहेंगे? कॉनकेव हिस्सा, कॉनकेव पार्ट जो है वो क्या है? अरे स्फेरिकल तो है, कॉनकेव पार्ट कैसा रिफ्लेक्शन शो करेगा? इनर रिफ्लेक्शन। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose inner part is a reflecting surface, whose inner part is a reflecting surface। समझ गया? अब बच्चा कनकेव मिरर में जो मैक्सिमम इमेजेस फॉर्म होंगे वो सब रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे और इन्वर्टेड होंगे। रियल और इन्वर्टेड होंगे। ठीक है। सिर्फ एक कंडीशंस को छोड़ के, जब कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए, उस कंडीशन में ये भाई साहब भी वर्चुअल इमेज बना देंगे। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ whose आउटर पार्ट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बच्चा अगर इसका इमेज ड्रॉ करे तो कॉनकेव मिरर का इमेज ये होता है और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज ये होता है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग समझ गए कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है। ठीक है। अब बच्चा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को जब हम जान गए तो इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें जब इमेज फॉर्म होता है तो उसके लिए रे डायग्राम का फॉर्मेशन करना होता है। किसका? रे डायग्राम का। तो रे डायग्राम में आप कॉनकेव में समझिए कि ये कॉनकेव मिरर है। क्या? अब ये जिस भी स्फेरिकल मिरर से कटा होगा उसका सेंटर, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर होगा तो कैसा होगा? स्फेयर के जैसा। और एक चीज तो हम लोग मैथ्स में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्फेयर का एक सेंटर होता है। तो जहां से ये पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, उसी का जो ये सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट को पोल कहते हैं, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस आपको मिरर को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? ठीक है। और इन दोनों के डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसको फोकस कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो फोकस से पास करेगी। कहां से? फोकस से पास करेगी। ठीक है। इसी में दूसरा कंडीशन अगर ये समझ लीजिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस के तरफ ही आती है, किधर? तो वो पैरेलल चला जाएगा। किधर जाएगा? ठीक है। तीसरा कंडीशन इसमें समझिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, किधर? तो सेंटर, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि चाहे वो सर्किल हो स्फेयर हो, उसके सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या होगा? जब भी कोई रे ऑफ लाइट, आप यहाँ जो देखें यहीं पे देखिए कि अगर हम रे ऑफ लाइट को किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करा दें, ठीक है, जब किसी एंगल से इंसिडेंट कराएंगे तब तो वो एंगुलर रिफ्लेक्ट होगा। जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराएंगे तो इसी लाइन पे इंसिडेंट होगा और इसी पे
रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम इसी कंडीशन को यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी मिरर पे तो किस पाथ पे जाएगी, अपने उसी पाथ पे वो, ठीक है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है, कहाँ, तो वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़े उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए पोल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। समझ में आया, हौच पौच नहीं हुआ ना, चारों एक ही में है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं इसलिए हम चारों को एक ही जगह ड्रॉ किए, अलग अलग नहीं किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अब इसका ये पोल है बच्चा, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब देखिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो किधर जाएगी, पहले फोकस पे, और ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। तो हमको ऐसा लगेगा कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है। दूसरा कंडीशन समझ लीजिए कि अगर हम किसी रे ऑफ लाइट को फोकस की ओर ही इंटेंड करें, फोकस की ओर ही, ठीक है। अब जैसे इसको यहाँ से लेके जाए तो ये फोकस पे जाएगा, लेकिन ये यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और पैरेलल कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर किसी रे ऑफ लाइट को हम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर भेजे, टुवर्ड्स द, तो ये इसी ट्रैक पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट समझिए कि यहाँ भी अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होता है, पोल पे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। मतलब यहाँ भी एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, एंगल आर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं, तुमको तो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन में अलग अलग पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। बच्चा अगर हम दो इमेज एक फिगर में बनाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्या पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन क्या रखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बच्चा, तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज इमेज होगा। कैसा होगा, पॉइंट साइज, या उसको कह सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। किसी को डेसिमल के जैसा, कोई दिक्कत किसी को? दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अब मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर हम कहीं ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो पहला एक तो ये पैरेलल जाएगा, कहाँ से आएगा, फोकस से आ गया, ठीक है। और ये जो होगा ये किधर से जाएगा, सेंटर ऑफ, ठीक है। इमेज कहाँ बना, अगर ऑब्जेक्ट ए और बी है तो ये इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश। अब एक चीज समझिए कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में छोटा होगा। ये दोनों समझ गए। अब इसी में आगे एक इमेज ड्रॉ करते हैं जिसमें दो केस और देखेंगे हम लोग।
अब देखिए कि इसका ये क्या है, फोकस क्या है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड कंडीशन कहता है कि अगर बच्चा हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं, कहाँ, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा, तो ये कहाँ पे इमेज बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। अब यहाँ नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो रियल इन्वर्टेड तो है, लेकिन जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। साइज ऑफ इमेज किसके बराबर है, ठीक है। अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको लेके आगे कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल, और कहाँ से निकल गया, फोकस से, ठीक है। इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा, जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। और एक ये फोकस से जाएगा और इमेज कहाँ बनेगा, इस पोजीशन पे बनेगा, जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगा। अब जैसे एक चीज़ और देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपको मिरर के पास होता जाएगा, ठीक है, इमेज उसका बड़ा बनता जाएगा, इमेज, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर कीजिएगा इमेज का साइज छोटा होता जाएगा। समझ गए, हाँ, कनकेव में, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत। अब लास्ट दो केस है इसका, वो देख लेते हैं। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं फोकस पे, कहाँ, तो इस कंडीशन में जो बच्चा इमेज बनेगा, पहला रे ऑफ लाइट तो कहाँ से क्रॉस कर जाएगा, फोकस से, और दूसरा या तो हम इसको यहाँ लाके ऐसे भेज सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से भी एक रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन इसके लिए सही है। अब इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे, साइज बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड साइज का होगा। क्या बोल, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज का साइज उसका बड़ा होता जाएगा। और सबसे लास्ट केस है इसमें बच्चा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दें पोल और फोकस के बीच में, तो एक रे ऑफ लाइट तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा, और ये हम लोग इसको इंटेंड कहेंगे कि ये पीछे गया है, और इमेज क्या बनेगा, यहाँ वर्चुअल बनेगा। अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश इमेज बनेगा, और ये भी इमेज क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। और एक ही केस ऐसा है जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा कनकेव मिरर में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये वाला इमेज सब मिटा दे। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशंस में इमेज फॉर्म होंगे बच्चे, कितने कंडीशंस में, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे है, कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो किधर टेंड होगा, मतलब उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और पॉइंट साइज होगा, क्या होगा, मतलब बहुत छोटा इमेज होगा। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, उस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, ये पहला रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, और दूसरा जो होगा बच्चे वो
अब इस लाइन को अगर हम इंटेंड करेंगे रिफ्लेक्टेड रे को, तो इमेज कहाँ बना, ये, और दोनों ही कंडीशन में इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। दोनों ही कंडीशन में इमेज हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए रिलेशन एफ और आर के बीच में क्या होता है बच्चा, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जैसे अगर ये समझ लीजिए ये पोल है हमारा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? और पोल से फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको स्मॉल एफ से रिलेट करते हैं। किससे? और इसको कैपिटल आर से। और एफ इक्वल टू क्या होगा, आर बाई 2 होगा। ये इन दोनों का रिलेशन है, समझ गए? अब मिरर फार्मूला की बात करें तो मिरर फार्मूला कहता है बच्चा कि 1/f जो होगा वो 1/u प्लस 1/v के बराबर होगा। ठीक है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल सम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। u को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और v क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ f क्या है, फोकल लेंथ। क्या है? कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा साइन कन्वेंशन को समझ लीजिए। कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर अगर हम ले रहे हैं तो उसके लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे वो सब क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा? राइट साइड में जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन का जो भी डिस्टेंस होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो भी होगा, निगेटिव होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई भी डिस्टेंस जो मेजर होता है उसका रेफरेंस कहां से होता है, पोल से। कहां से? कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, पोल से। ठीक है? अब एक चीज यहां पर आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है? यहां हम सिर्फ सिंबल पे ही लिख रहे हैं। ठीक है? u कॉनकेव का भी निगेटिव होगा और इसका भी निगेटिव होगा। b कॉनकेव में निगेटिव होगा जब कब, जब रियल इमेज रहेगा। कब? और पॉजिटिव हो जाएगा जब वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है? और इसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ कॉनकेव का निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में निगेटिव कंसीडर किया जाएगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव में रहे चाहे वो कन्वेक्स में रहे। ठीक है? हाइट ऑफ इमेज निगेटिव कब कंसीडर किया जाएगा, जब इन्वर्टेड इमेज होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज होगा। और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव कब कंसीडर किया जाएगा, जब इरेक्ट इमेज होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये बेसिक है, अगर इसमें से कुछ मिस हुआ होगा तो न्यूमेरिकल बताते समय क्लियर कर देंगे। अब यूज ऑफ कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर। यूज क्या है, देखिए कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करते हैं हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में। किसमें? हेडलाइट में। हेडलाइट के अंदर जरा गौर से देखिएगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो ऐसा दिखेगा, इस तरह का। जैसे ही वहां बल्ब ग्लो करता है तो सारा लाइट क्या होता है, उस पर पड़ता है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके बाहर क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है? और कन्वेक्स का यूज कहाँ करते हैं, गाड़ी के रियर व्यू मिरर में। ठीक है? जो साइड मिरर देखते हैं गाड़ी में लगा रहता है वो कॉन्वेक्स नेचर का है। कनकेव का यूज किया जाता है आपको सलून में। समझे?
या सेविंग पर्पस मिरर होता है, या मेकअप पर्पस जो कहना है समझिए। और कन्वेक्स जो होता है वो एंटी थेफ्ट मिरर होता है। क्या होता है? शॉप में देखिएगा, बड़े बड़े मॉल में जब जाइएगा तो उसके गेट पे एक राउंड सर्कल में लगा रहेगा, ठीक है? तो एंटी थेफ्ट मिरर भी इसको कहते हैं। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म हो गया, चोरी से बचाने वाला, ठीक है? अब आपको अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट रिफ्लेक्शन पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है, जो मिरर फार्मूला पे बेस्ड है, वो करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। टिल देन यू हैव टू कंप्लीट द फेयर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर?